हेलो टू एवरीवन, दिस इज नरेंद्र और आज मैं बात करने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स के बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला टर्म आता है इसमें थर्म। थर्म इंडिकेट करता है टेम्परेचर को। किसको इंडिकेट करता है? टेम्परेचर को। और डायनामिक्स जो टर्म है ये इंडिकेट करता है मोशन को। डायनामिक्स इंडिकेट करता है मोशन को। फर्दर हम देखेंगे कि टेम्परेचर वर्ड इंडिकेट करता है हीट को। किसको? हीट को। और ये जो मोशन है ये इंडिकेट करता है वर्क को। किसे वो इंडिकेट करता है? वर्क को। तो हमने देखा कि थर्म टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, टेम्परेचर फर्दर हीट को इंडिकेट करेगा। और डायनामिक्स का मतलब मोशन होगा, तो यहाँ पे मोशन इंडिकेट करेगा वर्क को। तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है। तो थर्मोडायनामिक्स साइंस का वह ब्रांच है जो एनर्जी ट्रांसफ़र को डील करता है और इस एनर्जी ट्रांसफ़र का सिस्टम या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इसका भी एनालिसिस हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स एनर्जी ट्रांसफ़र को डील करता है। थर्मोडायनामिक्स एनर्जी ट्रांसफ़र को डील करता है और साथ ही साथ इस एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से हमारे सिस्टम या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से सिस्टम या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इसका भी एनालिसिस हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करेंगे। और एनर्जी ट्रांसफ़र का दो तरीका है, हीट या वर्क। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट और वर्क एनर्जी का नाम नहीं है। हीट और वर्क एनर्जी नहीं है। हीट और वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र का बस तरीका है, मेथड है। यानी कि हीट और वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र का मेथड है, तरीका है। जैसे अगर हम मनी के टर्म में बात करें तो हम मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन बस मनी ट्रांसफ़र का या ट्रांजैक्शन का एक मेथड है, तरीका है। उसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र का दो तरीका है। एक तरीका है हीट के तरीके से, दूसरा तरीका है वर्क के तरीके से। तो हम फर्दर एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। एनर्जी को डिफ़ाइन करने के लिए इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम पहले से ये पढ़ते आए हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एबिलिटी टू डू वर्क। और इसको मैं एक और तरीके से बोलता हूँ कि कैपेबिलिटी टू काज चेंजेस, यानी कुछ बदलने की आपके अंदर क्षमता है, तो उस क्षमता का नाम ऊर्जा है। तो हम लिखते हैं कि कैपेबिलिटी टू काज चेंजेस, यानी कुछ बदलने की क्षमता अगर है तो उस क्षमता का नाम ऊर्जा है। और इसका जो आप एक और डिफिनीशन जानते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या कुछ बदलाव करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी के बारे में देखेंगे कि एनर्जी के रूप में आप लोग जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का ही एक और रूप है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अपने फिजिकल सेंसेस से, यानी अपने इंद्रियों से एनर्जी को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन एनर्जी के रूप को हम अपने फिजिकल सेंसेस से पहचान सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी के होने का एक रूप है,
काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का एक फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का एक फॉर्म है, एक रूप है। इस काइनेटिक एनर्जी को, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम अपने इंद्रियों से पहचान सकते हैं। इसी तरीके से और भी एनर्जी के फॉर्म हैं, बट आप एनर्जी को कभी अपने इंद्रियों से नहीं पहचान पाएंगे, अपनी फिजिकल सेंसेस से नहीं पहचान पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी का एक रूप है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी का एक रूप है। और आगे हम देखते हैं किसी भी सिस्टम के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे। तो किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी होगा, किसी भी सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो सम होता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अच्छा, तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर में क्या आएगा? माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हम बोलते हैं ऐसी एनर्जी जो बल्क मोशन की वजह से होती है। हम फर्दर समझेंगे कि बल्क मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी बल्क मोशन की वजह से होता है। बल्क का मतलब एक साथ सारे मॉलिक्यूल एक साथ एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के देने हमारे बल्क मोशन की एनर्जी हैं। कैसे एनर्जी हैं दोनों? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बल्क मोशन की एनर्जी हैं। अच्छा, तो इसको समझते हैं कि बल्क मोशन की कैसे। जैसे एक कंटेनर लिया, किसी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस कंटेनर में कुछ गैस भरा हुआ है और एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये हमारी कंटेनर एक हाइट पे रखा हुआ है। तो ये कंटेनर अगर कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी हाइट पे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और ये v की वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जितने भी इसमें गैस के मॉलिक्यूल होंगे इस कंटेनर के अंदर, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल v के वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v के वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस v के वेलोसिटी से मूव करने की वजह से इसके अंदर जो सारे सिस्टम का एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, वो होगा हाफ mv²। ये हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पूरा बल्क मतलब एक साथ सारे के सारे मॉलिक्यूल v की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो एक साथ मूव करने की वजह से इसको बोलते हैं बल्क मोशन। अच्छा, ऐसे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक हाइट पे रखा गया है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे बल्क एक साथ सारे मॉलिक्यूल को ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा गया है, उसकी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये बल्क मोशन की एनर्जी ये भी है। अच्छा, तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर फिर देखते हैं कि कैसी एनर्जी होती है। माइक्रोस्कोपिक के अंदर होती है सेंसिबल एनर्जी, लेटेंट, केमिकल, न्यूक्लियर। ये हमारी आ जाती हैं सारी की सारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के अंदर। अब समझते हैं कि सेंसिबल एनर्जी किसको बोलेंगे। चूँकि अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के बारे में,
तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक जो बातें होंगी वो मॉलिकुलर लेवल पर जाकर होंगी, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाके इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो सेंसिबल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी, बट ये वाली बल्क मोशन वाली नहीं। सेंसेबल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी है, बट ये बल्क मोशन वाली नहीं है। ये सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से जो उसका काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसमें किस तरह की एनर्जी आएंगी? तो इसमें आएंगी, अगर हम लेते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम अपने अंडरस्टैंडिंग को आसानी से समझने के लिए एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 एटम वाला हम लोग कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें 2 एटम हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोजन H2। तो ये हमारा 2 एटम वाला कोई मॉलिक्यूल है। अगर ये किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन में, तो इसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गई। अच्छा, अगर यहीं हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर जाए तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आए। अगर यहीं हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर जाए, इसके अंदर वाइब्रेशन हो, तो इसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। अच्छा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। तो उस न्यूक्लियस में जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण भी काइनेटिक एनर्जी है। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मिलाकर हमारा बनता है सेंसेबल एनर्जी। तो ये जो सेंसेबल एनर्जी है ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉलिक्यूल का कितना ज़्यादा मोशन हो रहा है, कितनी ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारे मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी बढ़ती है। उस एवरेज वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से हमारा सेंसेबल एनर्जी बढ़ता है। इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमारा सेंसेबल एनर्जी बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये सेंसेबल एनर्जी भी बढ़ती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल का एवरेज वेलोसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से सेंसेबल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, अब सेकंड इसमें आता है लेटेंट एनर्जी। तो लेटेंट एनर्जी को बोलते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन फॉर्म में एनर्जी। किस फॉर्म में? हिडन फॉर्म में एनर्जी का हिडन फॉर्म। ये क्या होता है? जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम कि कोई मॉलिक्यूल है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को आप अगर तोड़ना चाहते हैं तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो भी ये मटेरियल होगा उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट एनर्जी को, या तो बोलेंगे हिडन फॉर्म की एनर्जी या फेज चेंज की एनर्जी। अच्छा, कैसे है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पे बॉन्डिंग है, उसको समझ सकते हैं कि ये वंडर वॉल फोर्स जैसा बॉन्डिंग है। इसको तोड़ने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए वो उस एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी या हिडन फॉर्म की एनर्जी या फेज चेंज की एनर्जी। अब समझते हैं कि केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को समझने के लिए इसको इस तरीके से देखते हैं कि कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम 2 एटम के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ही तोड़ना चाहें। यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल थे, बट यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ना चाहें तो इसके लिए भी एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस बॉन्ड का बनना या इस बॉन्ड का टूटना, इससे जो भी एनर्जी रिलेटेड है उस एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। फर्दर देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं।
तो इनको ब्रेक करने के लिए या इनके ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो बल्क मोशन की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि बल्क मोशन की वजह से है, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का दूसरा नाम है इंटरनल एनर्जी जिसमें सेंसेबल, लेटेंट, केमिकल, न्यूक्लियर एनर्जी आता है। सेंसेबल एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, बट ये बल्क मोशन वाला नहीं है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल का मोशन कैसा हो रहा है, जिसमें एक